जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में, जो कि ये टॉपिक है यूपीएससी सिविल सर्विसेज करंट अफेयर्स का और साइंस एंड टेक का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। साथ ही साथ ये जो आम नागरिक हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझने के लिए कि कैसे हमारी ही छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से इतना बड़ा हेल्थ क्राइसिस पैदा हो चुका है कि WHO ने इसको क्या डिक्लेयर कर दिया है, साइलेंट हेल्थ कैटास्ट्रोफ। मतलब धीरे धीरे मानवता की तरफ बढ़ने वाली ऐसी तबाही की जो बहुत ही ज़्यादा भयावह होगी। और इसको ग्लोबल हेल्थ चैलेंज भी डिक्लेयर कर दिया है कि ये हमारी पूरे वैश्विक स्तर पर सब स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, चैलेंजिंग है। और WHO ने ये भी डिक्लेयर किया है कि ये जो हेल्थ थ्रेट है वो टॉप 10 के अंदर आता है, ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है। ये AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक्चुअली में है क्या? तो ये एक क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जैसे बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं या पैरासाइट्स हैं। तो सपोज कीजिए अगर मेरे को कोई मलेरिया होता है कल को या वायरल फीवर होता है, तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ तो मेरे को क्या प्रेस्क्राइब करेगा, या तो एंटी मलेरिया प्रेस्क्राइब करेगा या फिर एंटी वायरल प्रेस्क्राइब करेगा। तो जब हम वो दवाइयाँ लेंगे तब उनके पास, किसके पास, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वायरस है, बैक्टीरिया, उसके पास एक ऐसा शस्त्र आ चुका है या एक ऐसी ढाल बन चुकी है कि वो जो दवाइयाँ हैं उसके ऊपर असर करेंगी ही नहीं। उस जो उनके पास ऐसा कवच आ चुका है कि वो उसको भेदेगा ही नहीं। कौन? वो दवाइयाँ। खूब ये वायरस है, ये मैंने दवाइयाँ खाई हैं, ये इसके ऊपर खूब अटैक कर रही है, लेकिन ये इसको क्या कर रहा है, नलीफाई कर रहा है इसके इफ़ेक्ट को। इसका कोई इफ़ेक्ट होगा ही नहीं। और इसी के इफ़ेक्ट के ना होने की वजह से एज ए रिज़ल्ट क्या होगा कि जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट्स हम कराते हैं, जैसे कैंसर के लिए केमोथेरेपी वगैरह कराते हैं, ऑपरेशंस कराते हैं, ये इनइफेक्टिव हो जाएंगे आने वाले समय में, इनका कोई भी प्रभाव नहीं बचेगा। साथ ही साथ ये जो इन्फेक्शंस है, जैसे मलेरिया हुआ मेरे को, या वायरल फीवर हुआ, या वायरस कोई मेरे को इन्फेक्ट कर गया, तो वो इन्फेक्शन बचा का बचा रह जाए, क्योंकि गोलियां तो इफेक्ट अब कर नहीं रही हैं। तो फिर वो मेरे से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में क्या होता रहेगा, ऐसे ही स्प्रेड होता हुआ चला। तो अब ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके पास इतनी ज़्यादा पावर कैसे आ गई कि वो जो मेडिसिन्स हैं उसके अगेंस्ट में उन्होंने एक कवच तैयार कर लिया है, जो कि नाम है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो इसका कारण है सबसे बड़ा इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स। हम इम्प्रॉपरली, मतलब प्रॉपर मैनर में यूज़ नहीं करते हैं किसको, एंटी माइक्रोबियल्स को। अब एंटी माइक्रोबियल्स क्या है, जैसे हम मेरे को कल को सपोज कीजिए फीवर होता है या कोल्ड होता है या कफ होता है, तो मैं एक मेडिकल स्टोर पे जाता हूँ, उनसे कहता हूँ कि मुझे कफ है, कोल्ड है या फीवर है या XYZ जो भी है, तो वो मेरे को कुछ मेडिसिन दे देते हैं वहीं से, स्टोर से ही। मैंने डायग्नोसिस नहीं कराया है, ना मैं डॉक्टर के पास गया हूँ। अब इसी की वजह से वहाँ पर वो 2-3 टाइप की दवाई दे देंगे और कहेंगे कि इस वाली दवाई को खा के देख लीजिए, अगर आपको इफेक्ट होता है तो ठीक है, नहीं तो कल को मैं दूसरी वाली लिख के दे दूँगा। मतलब अनुमानित एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे। वही जो एंटी माइक्रोबियल्स हमने लिए हैं, वही जब बग्स के ऊपर इफेक्ट डालते हैं तो वो रजिस्टिव प्रॉपर्टी का क्या करते हैं, काम करते हैं। क्योंकि हमने कुछ और था, ले कुछ और लिया, तो हमारे जो टी सेल्स होते हैं, टी सेल्स जिनको हम मेमोरी सेल्स कहते हैं, तो वो टी सेल्स के अंदर हमारी इन एंटी माइक्रोबियल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, जिस केमिकल या मॉलिक्यूल से मिलकर वो बना हुआ है, उसकी मेमोरी मेरे टी सेल्स के अंदर पहुंच चुकी है। अब कभी भी जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जिनको हम कहते हैं बग्स, ये बग्स जब भी मेरी बॉडी के अंदर एंटर करने की कोशिश करेंगे तो उनके पास पहले से इन्फॉर्मेशन होगी टी सेल्स के पास, तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे, देने लगेंगे। लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी क्या है, इनकी भी एक मेमोरी सेल होती है, तो साथ ही में ये भी क्या करते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं और सर्वाइव कर जाते हैं किसके अगेंस्ट में, माइक्रोबियल्स के अगेंस्ट में, जो भी मैंने दवाइयाँ ली हैं उसके अगेंस्ट में। तो ये एंटी माइक्रोबियल्स हों, केमिकल्स हों, मॉलिक्यूल्स हों, जो किसको मारते थे, जो भी हमारी बीमारियां होती थी वायरस के द्वारा फैली गई या बैक्टीरिया के द्वारा या पैरासाइट्स के द्वारा, ठीक है, ये क्या था, हमारी मॉडर्न मेडिसिन का बैकबोन थी। और अगर इसी के ऊपर खतरा मंडरा रहा है कि ये जो हमारी एंटी माइक्रोबियल्स हैं ये इनइफेक्टिव साबित होने लगी हैं, किसके अगेंस्ट में, इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में, तो ये जो हमारा बैकबोन है मॉडर्न मेडिसिन का वो टूट जाएगा। और टूटने के बाद पूरा जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। इसीलिए उसको कैटास्ट्रॉफ की कैटेगरी में डाला गया है, मतलब तबाही की कैटेगरी में, और WHO ने टॉप 10 में डाला था। अब ये जो एंटी माइक्रोबियल्स होते हैं ना, जब हम इम्प्रॉपरली यूज़ करने शुरू कर देते हैं तो ये सिलेक्टिव प्रेशर डालना शुरू करते हैं किसके ऊपर, बग्स के ऊपर। इसी सिलेक्टिव प्रेशर के डालने की वजह से बग्स क्या है, अपनी रजिस्टिव प्रॉपर्टीज़ को शो करना शुरू कर देते हैं। अब
बग्स दो टाइप के होते हैं, मतलब जो हमारे वायरस बैक्टीरिया हैं ये सारे जो हैं इनकी लड़ने की दो टाइप की क्षमता होती है। पहली तो अगर ये बग्स जो है मोस्टली वल्नरेबल हैं किसके अगेंस्ट, ड्रग्स के अगेंस्ट, जो भी दवाइयाँ मैंने ली हैं तो वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और बीमारी क्या हो जाएगी मेरी, खत्म हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे अड़ियल जिद्दी बग्स होते हैं, रेजिलिएंट बग्स होते हैं, जो क्या कर जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं, रेप्लिकेट कर जाते हैं, अपने अपने से बड़ी फॉर्म में दोबारा से रेप्लिकेट होकर आते हैं और वो बग्स से क्या कहला देते हैं, सुपर बग्स। वो बग्स से कन्वर्ट हो जाते हैं सुपर बग्स में। मतलब सुपर बग्स का मतलब होता है कि उनके ऊपर किसी भी मेडिसिन का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। और ये जो सुपर बग्स होंगे ये जब डेवलप होंगे तो एंटी माइक्रोबियल्स काम करना बंद कर देंगी। XYZ कोई भी टाइप की आप एंटी माइक्रोबियल लेंगे वो सब काम करना उसके खिलाफ बंद कर देंगी। अब जो ऑपरेशंस आप कराएंगे, कीमोथेरेपी है, आपके ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, उनमें सबसे हाई रिस्क WHO की कुछ रिसर्चेज हैं जो वो हमें बताती हैं कि हम जो एंटी माइक्रोबियल्स किसको दे रहे हैं, अपने एनिमल्स को फीड करा रहे हैं, तो उन एनिमल्स के अंदर AMR यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पैदा होते जा रहे हैं। ठीक है, और वो जब एनिमल्स के अंदर हैं तो वो कौन से एनिमल्स हैं, फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, मिल्क वगैरह देने वाले हैं ना। तो जो फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं जब हम उनको उनके थ्रू हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं, कौन, वही AMR बैक्टीरिया, वायरस या सुपर बग्स कह लेते हैं, वही फिर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद हमारे ही मेडिसिनल सिस्टम को क्या कर देते हैं, इनइफेक्टिव कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो पूरा हुआ है कि हमारे इस AMR की वजह से पूरे मेडिसिनल इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या हुआ है, एक खतरा आ चुका है और सारी मेडिसिन क्या हो चुकी है, इनइफेक्टिव हो चुकी है। तो इसके बाद अब सोल्यूशन क्या है, तो WHO सजेस्ट करती है 2-3 स्टेप्स हैं। उनमें से पहला स्टेप है कि पहला जो प्रिस्क्रिप्शन हो, फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन इज प्रिवेंशन। पहला जो प्रिस्क्रिप्शन कोई भी दे डॉक्टर XYZ जहाँ से भी हम लेके आए दवाइयों के लिए, वो क्या होना चाहिए, सिर्फ प्रिवेंशन के लिए होना चाहिए, रोकथाम करने के लिए। किसको, इन्फेक्शंस बैक्टीरिया या कोई भी हमारे सुपर बग्स है उनको रोकथाम के लिए। दूसरी चीज़ वो कहते हैं दूसरे स्टेप में कि जुडिशियसली प्रेस्क्राइब करना होना चाहिए। जुडिशियसली मतलब जो हम इलीगल तरीके से किसी भी मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ खरीद लेते हैं उस पर क्या होनी चाहिए, रोकथाम लगा देनी चाहिए अभी से। ठीक है, इसके बाद में उन्होंने एक और चीज़ कही कि हमें हाईली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा किसमें, R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। क्यों, क्योंकि अब ये जो मेडिसिनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितनी भी दवाइयाँ सब इन्फेक्टिव हो चुकी हैं, तो इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या हो जाएगी, एक कैटास्ट्रोफ वाली स्थिति पैदा हो जाएगी, तबाही की। उसके बाद कम से कम 1 डिकेड तो हमें लगेगा, मतलब 10 साल तो एटलीस्ट हमें लगेंगे उन दवाइयों को बनाने में, उसके बाद अप्रूव कराने में, उसके बाद मार्केट के अंदर लॉन्च करने में। तो हमें अभी से R&D के ऊपर काम कर देना चाहिए और नए नए एंटीबायोटिक्स के लिए हमें खोज कर लेनी चाहिए, जिसके लिए लगभग $1 बिलियन क्या लगेगी, इन्वेस्टमेंट लगेगी कम से कम। और इसके लिए 10 से 20 साल हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि नई दवाइयाँ आए और हमें क्या करें, जो हमारे सुपर बग्स हैं उनके अगेंस्ट वो उसको ख़त्म कर सकें। तो हमारी छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं, छोटी छोटी जो मिस्टेक्स है, जो हमको पता भी नहीं है कि हम मिस्टेक कर भी रहे हैं, वो क्या कर रही हैं, एक आने वाले समय में एक तबाही को अंजाम दे रही हैं, तबाही को बुलावा दे रही हैं, इन्विटेशन दे रही हैं। हम पहले से इन्वाइट कर देते हैं कि आइए और हमें डिस्ट्रॉय करके हमारी ह्यूमैनिटी को ख़त्म करके चले जाइए। तो ये जो ह्यूमैनिटी के ऊपर जो एक डेंजर क्रिएट हुआ है, इसको ख़त्म करने का सिर्फ एक ही उपाय है, सबसे बड़ा है अवेयरनेस। यू हैव टू बी अवेयर इन एवरी सिनेरियो एंड एवरी एस्पेक्ट